हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई हस्तलिखित नोट्स की नोट्स बुक को आज से हम यहाँ से एक नई क्लास शुरू करेंगे और ये क्लास होगी जीव विज्ञान की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स है, तो आप इसे बार बार रिवीजन करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जीव विज्ञान की क्लास होगी, तो ये है क्लास अब लगातार चलेगी, जिससे ये हस्तलिखित नोट्स के जो PDF है जीव विज्ञान का, ये सारा कंप्लीट करना है। जो कि BPSC TRE 4.0 के लिए यह जीव विज्ञान से अथवा बायोलॉजी से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम यहीं से कंप्लीट करेंगे। और यह पूरा पढ़ने के बाद यहाँ से पक्का एकदम से 5 से 6 क्वेश्चन जो PPSC में आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन TRE 4.0 के लिए छूटे ना। ठीक है, वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से है एक नई सीरीज या हस्तलिखित नोट्स की एक नई क्लास, और वीडियो कैसा है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान की बात किया जाए तो इसके मतलब जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी यानी इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। तो जिसका अर्थ अगर देखा जाए तो बायोस है ना, बायोस का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक शब्द है। क्या है? ये ग्रीक शब्द से मिलकर के बायोस बना है, जिसका मतलब होता है जीवित, है ना। और वही लॉजी शब्द जो होता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन जो है जीव विज्ञान कहलाता है। जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क तथा टेबिरेंस के द्वारा 1802 में दिया गया था। जीव विज्ञान शब्द जो है ये लेमार्क तथा टेबिरेंस ने 1802 में दिया था। और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है ना। जीव विज्ञान के पिता कौन? अरस्तु को कहा जाता है। और जीवित जीव के अंतर्गत क्या आता है? तो जीवित जीव के अंतर्गत दो, जैसे कि जंतु और पादप आते हैं। पादप अथवा वनस्पति, जिसके अंतर्गत ये पेड़ और पौधे होते हैं। पेड़ और पौधे ये क्या हैं? ये सब जीवित जीव हैं, जंतु और पादप। और जीव विज्ञान जो है हम इसी के अंतर्गत, जैसे जंतु विज्ञान अथवा ये प्राणी विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी भी कहते हैं, और यहाँ पादप वनस्पति विज्ञान बॉटनी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जो है ये 2 शब्दों से बना है, जू प्लस लॉजी। जंतुओं के जीवन का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। और ऊपर जो जीव विज्ञान था, जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन, ये जीव विज्ञान कहलाता है। तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु और जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु, इनकी जो पुस्तक थी, अरस्तु की जो पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, है ना, हिस्टोरिया एनिमेलियम अर्थात जंतु इतिहास, ये 500 प्रजातियों का अध्ययन किए थे। 384 से 322 BC में इन्होंने इस पर अध्ययन किया था। वनस्पति विज्ञान शब्द जो है ये बास्किन शब्द से उत्पत्ति हुई है। बास्किन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है चरना। पादपों के जीवन का अध्ययन ये वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं, जिसकी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांट्स, है ना। इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांट्सम अर्थात वनस्पति अथवा पादप इतिहास नामक एक पुस्तक थी, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांट्सम। 500 प्रजातियों का अध्ययन इन्होंने 370 BC से 285 BC में किया था। मानव शारीरिकी, हम इसी के बारे में आज से समझेंगे। मानव शारीरिकी के रक्त के समय में अर्थात ब्लड। तो ब्लड के विषय में चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
चलिए शुरू करते हैं। रक्त अथवा ब्लड। रक्त जो है ये अपारदर्शी तथा चिपचिपा द्रव होता है और यह एक संयोजी ऊतक है। तो रक्त कैसा है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है और यह अपारदर्शी चिपचिपा द्रव होता है। नोट: एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। एक समान कोशिकाओं का समूह जो है ये ऊतक कहलाता है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है ये कोशिका कहलाती है। किसी स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। किसी स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की जो मात्रा होती है ये 5 से 6 मीटर तक ही होती है। किसी महिला में रक्त की जो मात्रा है ये 6.5 से 5.5 लीटर तक होती है। रक्त स्वाद में नमकीन होता है और रक्त की प्रकृति जो है ये क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह रक्त जल की अपेक्षा भारी होता है। यह रक्त जल की अपेक्षा भारी होता है और रक्त श्यानतः 4.7 मीटर है। रक्त की जो श्यानता की बात किया जाए ये 4.7 मीटर। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त चमकीले लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ये चमकीले लाल रंग का, जबकि अनाऑक्सीकृत रक्त गुलाबी रंग का होता है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है और जिसमें ऑक्सीजन युक्त रहेगा वो चमकीले और लाल रंग के रक्त होगा और जो अनाऑक्सीकृत होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो रक्त गुलाबी रंग का होता है। रक्त की श्यानता 4.7 और वही ये रक्त जल की अपेक्षा भारी होता है। पीएच मान 7.4। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त के प्रकार। रक्त 2 प्रकार का, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिका कण ये होते हैं। रक्त कोशिका कण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और यहाँ पे बिम्बाणु आता है जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। वही प्लाज्मा की बात किया जाए तो प्लाज्मा शरीर में 90% जल होता है और 6 से 8% प्रोटीन। प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, काइब्रिनोजेन और एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ये जो होते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। 2 से 4% अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कि पचित भोजन, लवण, खनिज पदार्थ, विषैले पदार्थ और CO2 और यूरिया। 2 से 4% अन्य पदार्थ होते हैं। तो अन्य पदार्थों में आता है पचित भोजन, लवण, खनिज पदार्थ, विषैले पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। ये 2 से 4% तक होता है। रक्त कोशिका या ब्लड सेल। रक्त कोशिका भी 2 प्रकार। रक्त कोशिकाएँ जो हैं 3 प्रकार की, जैसे कि आरबीसी जिसका मात्रा 40 से 50% तक, वही डब्ल्यूबीसी 15 से 20% तक और प्लेटलेट्स जो है ये 30 से 35% तक होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता? तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। लाल रक्त कोशिका या हम आरबीसी, चलिए इसी के बारे में जानते हैं। ये रंग में लाल होती है और ऐसा इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये रंग लाल होती है और ऐसा इनमें हीमोग्लोबिन की प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग तक करता है। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है और इनका जीवन काल छोटा होता है। अर्थात जो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120, आरबीसी का जीवन काल छोटा होता है क्योंकि आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। आकार जो है ये गोलाकार डिस्क आकार की बाइकोनेम के द्वारा होता है। निर्माण जो है
जन्म के पहले इनका निर्माण यकृत में होता है। जन्म के पहले आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है और जन्म के बाद इनका निर्माण अस्थिमज्जा से होता है। और विनाश, तो आरबीसी का जो विनाश अगर देखा जाए प्लीहा अथवा तिल्ली में इसका विनाश होता है आरबीसी का। और मानव शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा है। आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। जी इनकी संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होता है। वही अन्य नाम, इसको हम अन्य नाम से एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग जो है ये एनीमिया होता है। आरबीसी से ये होने वाला आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या अधिक होने से होने वाला रोग जो है पॉलीसाइथीमिया होता है। पॉलीसाइथीमिया ये आरबीसी की संख्या अधिक होने से होने वाला रोग है पॉलीसाइथीमिया और कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। डब्ल्यूबीसी जो है ये वाइट ब्लड सेल है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। किसे? डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। यह एंटीबॉडी का निर्माण कर संक्रमण से बचाती हैं। यह एंटीबॉडी का निर्माण करके संक्रमण से बचाती हैं डब्ल्यूबीसी। आकार अगर देखा जाए डब्ल्यूबीसी का ये अनियमित आकार का होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होता है और इसका निर्माण जो है डब्ल्यूबीसी का यकृत, अस्थिमज्जा और लसिका गांठें में होती हैं। जीवन काल कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है, अर्थात 2 से 3 दिन तक इनका होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी अगर रेशियो की बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी 1:600 के बराबर होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वही आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी के अन्य नामों में इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनकी संख्या बढ़ने से ल्यूकेमिया अर्थात रक्त कैंसर नामक बीमारी होती है। डब्ल्यूबीसी की कमी से या इसकी संख्या बढ़ जाने से ल्यूकीमिया अथवा रक्त कैंसर नामक रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं 2 प्रकार का, एक कणिकामय और एक अकणिकामय होता है। तो कणिकामय के अंतर्गत एओसिनोफिल्स, बोसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आता है। वही अकणिकामय के अंतर्गत मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार का होता है। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। तो एओसिनोफिल्स क्या है? एओसिनोफिल्स इसका केंद्रक द्विपिंडीय होता है। जो एओसिनोफिल्स होते हैं इसका केंद्रक द्विपिंडीय होता है और जीवन काल 14 घंटा होता है। एलर्जी की स्थिति में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये घाव भरने में सहायक होती हैं। बोसोफिल्स इनकी संख्या सबसे कम होती है और इनका केंद्रक त्रिपिंडीय होता है। किसे? त्रिपिंडीय। एओसिनोफिल्स इनकी केंद्रक द्विपिंडीय और जीवन काल 14 घंटा। एलर्जी की स्थिति में इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये घाव भरने में सहायक होता है एओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती है इनकी संख्या सबसे कम होती है और इनका केंद्रक त्रिपिंडीय होता है। इनका जीवन काल 12 से 15 दिन तक और चेचक की स्थिति में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये हिपेरिन तथा हिस्टामाइन जैसे प्रोटीनों का उत्पादन कर रक्त का थक्का बनाने से रोकती हैं। ये हिपेरिन तथा अर्थात कौन? बेसोफिल्स जो होते हैं ये हिपेरिन तथा हिस्टामाइन जैसे प्रोटीनों का उत्पादन कर रक्त का थक्का बनाने में रोकती हैं। न्यूट्रोफिल्स इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स की लगभग 60 से 65% तक पाया जाता है। इनका केंद्रक बहुपालित होता है। जीवाणु संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये डब्ल्यूबीसी के सबसे सक्रिय प्रकार हैं। जीवन काल देखा जाए इनका 24 घंटे होता है। मोनोसाइट्स
मोनोसाइट्स क्या है? ये जो है ये WBC के दो प्रकार का होता था, कणिकामय और अकणिकामय। तो मोनोसाइट जो है ये अकणिकामय का प्रकार है। मोनोसाइट अकणिकामय का प्रकार है। इनका केंद्रक बीन के आकार का होता है। ये सबसे बड़ी WBC होती है। इनका जीवन काल जो है 28 दिन तक। तपेदिक अथवा क्षय रोग के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तपेदिक अथवा क्षय के रूप में इनकी संख्या बढ़ जाती है क्षय के समय। लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी प्रकार की WBC है। इनका केंद्रक गोल होता है। और इनका जो जीवन काल है 3 दिन का ही होता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स या पटकाणु या बिम्बाणु इसका हिंदी रूपांतरण है, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। इनकी संख्या शरीर में 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होता है। अर्थात शरीर में 1,50,000 से 3,50,000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। आकार गोलाकार डिस्क आकार का होता है। जीवन काल 8 से 10 दिन तक। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कार्य जो है रक्त को थक्का बनाने में इसकी सहायता करता है। इसके अन्य नाम में आता है थ्रोम्बोसाइट्स, इसका अन्य नाम है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। रक्त का थक्का बनना। क्षतिग्रस्त ऊतक अथवा थ्रोम्बोसाइट जो हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या है? क्षतिग्रस्त ऊतक थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बो या प्रोथ्रॉम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कैल्शियम से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। और वही फाइब्रिनोजेन ये थ्रोम्बिन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। और फिर फाइब्रिन RBC से क्रिया करके रक्त का थक्का बनाता है। फिर फाइसिन RBC से क्रिया करके ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का बनाता है। अर्थात जो रक्त का थक्का बनने की ये है एक समीकरण है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें कि कैसे क्रिया करके क्या बनाता है, जो कि ये इम्पॉर्टेंस है, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। क्षतिग्रस्त ऊतक और थ्रोम्बोसाइट्स मिलके एक थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। फिर क्या होगा? प्रोथ्रॉम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके कैल्शियम के साथ थ्रोम्बिन बनाएंगे। और फाइब्रिनोजेन ये थ्रोम्बिन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाएगा। और फाइब्रिन RBC से क्रिया करके रक्त का थक्का बना देगा। चलिए, रक्त का कार्य। रक्त का जो कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, पचित भोजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, यूरिया का परिवहन, यकृत से वृक्क तक करना, शरीर को संक्रमण से रक्षा करना, ये RBC का काम है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। रक्त का कार्य यही है। रक्त समूह के जो खोजकर्ता थे ये कार्ल लैंडस्टीनर थे, जिन्होंने 1900 में इसकी खोज किया था। तो इन्होंने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा, जिसे यहाँ पे रक्त समूह, उसके एंटीजन और एंटीबॉडी। अर्थात रक्त समूह जो है 4 प्रकार का, ए बी और ओ। अगर ए की एंटीजन देखा जाए तो कैपिटल ए, और वही एंटीबॉडी स्मॉल बी। वही बी की एंटीजन कैपिटल बी जो होता है, और एंटीबॉडी जो होती है स्मॉल ए होता है। ए बी का एंटीजन A, B और इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और ओ का एंटीजन कुछ कोई ना होता, लेकिन इसकी एंटीबॉडी ए स्मॉल और बी स्मॉल होता है। सर्वदाता ब्लड कौन है? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं। और सार्वभौमिक जो ग्राही होता है वो ए बी होता है, ए बी सर्वग्राही। रक्ताधान कौन किसको रक्त दे सकता है? जो एक ए रक्त का समूह होगा जिसे दे सकता है, ए वाले को दे सकता है। किससे ले सकता है? ये ए और ओ से ले सकता है। बी जो है बी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है बी और ओ से। ए बी जो है ए बी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है ए, बी,
AB और O, अर्थात ये चारों से ले सकता है AB। O जो है ये किसे दे सकता है, ये सभी को देगा, A, B, AB और O को सभी को देगा, लेकिन ये किससे लेगा, केवल ये O से ही ले सकता है। RH फैक्टर, RH कारक, रीसस कारक जिसे कहते हैं, खोजकर्ता जो थे ये लैंड स्टीनर तथा वीनर ने 1940 में किया था। लैंड स्टीनर या वीनर ने इसे 1940 में किया था, जिसमें खोजा गया किसमें खोजा गया, बंदर में, जिसका नाम रीसस था, RH एंटीजन। रीसस कारक जो होता है इसके जो खोज करता थे लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में किया था, किसमें खोजा गया था, तो ये बंदर में खोजा गया, जिसका नाम रीसस था, RH एंटीजन। RH प्लस एंटीजन, जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है उसे हम RH प्लस एंटीजन कहते हैं। RH माइनस, जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे हम RH माइनस एंटीजन कहते हैं। A प्लस और A माइनस, A प्लस जैसे A दो प्रकार का A प्लस और A माइनस होता है, A RH फैक्टर और A यहाँ पे RH फैक्टर काम नहीं करता है। B वाले में RH फैक्टर होता है या नहीं, तो B प्लस में B RH फैक्टर होता है और B माइनस में अब B होता है बट इसमें RH फैक्टर नहीं होता। O प्लस में RH फैक्टर होता है बट O माइनस में RH फैक्टर नहीं होता। सार्वभौमिक दाता O होते हैं O माइनस और सार्वभौमिक ग्राही AB माइनस होता है। RH फैक्टर के कारक, जैसे RH प्लस फैक्टर पुरुष होते और वही RH फैक्टर माइनस, तो एक चाइल्ड पैदा होगा। वही विकार अगर बात किया जाए तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस इसके विकार के कारण है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर शिशु का संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जैसे कि माता पिता का रक्त समूह, शिशु का संभावित रक्त समूह और शिशु का असंभावित समूह, वही यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अगर माता पिता का ब्लड O है तो शिशु का संभावित रक्त समूह भी O होगा। वही असंभावित रक्त है AB अर्थात जो यहाँ है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसे जैसे अगर माता पिता का रक्त समूह A, पिता का अगर O है, A का A है, तो O और ये संभावित है, लेकिन B और AB संभावित नहीं है। वही अगर O और B है तो संभावित शिशु में O अथवा B ब्लड होगा, लेकिन A, AB नहीं हो सकता। वही अगर O, AB है तो उसमें A अथवा B होगा, लेकिन यहाँ O और AB होगा। अगर दोनों का AA है तो ब्लड होने की संभावना ये A, O होगा और B और AB नहीं होगा, संभावित नहीं होने की, असंभावित है। अगर माता पिता में एक में A और B है तो ब्लड होने की संभावना A, B, AB अथवा O होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फैक्टर मतलब कि कोई भी असंभावित रक्त समूह नहीं है। ऐसे यहाँ पे रक्त समूह का दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से किसी एक में जो होगा यहाँ पर AB भी, तो वहीं पर यहाँ पे O नहीं होगा। ठीक है, सबसे सामान्य रक्त समूह जो होता है वो प्लस होता है। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह A माइनस होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इसके जो खोज करता थे विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे ने इसकी खोज किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र दो तरह से होता है, एक हृदय और दूसरा है रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ तीन प्रकार, जैसे कि धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ होती हैं। धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ होती हैं। अब यहाँ पर हृदय है तो हृदय के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। अब हम रक्त परिसंचरण तंत्र की हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। तो ये हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहें।
मस्त रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स और बायो से कम 6 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, 5 से 6। तो आप यहाँ से पढ़ करके ज़रूर, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा और यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन भी फंसेगा। चलिए हम मिलेंगे नए क्लास में अगले दिन। तब तक आप पढ़ते रहें और रिवीजन बार बार करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।